हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 68। इससे पहले इस कहानी के 67 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था, सौम्या कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप से खड़ी रहती है। तो नरेन बोलता है कि तुमसे ही बात कर रहा हूँ सौम्या, क्या ये सच में तुम्हारा ही घर है ना, या फिर तुम यहाँ पर नौकरी करती हो? कहीं तुम यहाँ पर सिंड्रेला तो नहीं हो ना? तो सौम्या ने भी एक नज़र हैरानी से नरेन की तरफ देखा और फिर उसे कैसे वो कहती कि वो सच में यहाँ की सिंड्रेला ही है। बस उसे कुछ फ्रीडम मिली हुई है जिस वजह से वो बस अपनी पढ़ाई को पूरा कर रही है। बाकी तो उसे चैन से खुद सांस लेने की भी हिम्मत नहीं है इस घर के अंदर। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। अभी नरेन बोलता है कि अपना घर अंदर से दिखाओगी या फिर नहीं? तो सौम्या ने एक नज़र नरेन की तरफ देखा और बोली कि फिर किसी और दिन दिखाऊंगी तुम्हें, तुम अभी के लिए जाओ और हाँ प्लीज़ जल्दी से चले जाओ। मेरे भाई ने अगर तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना तो बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा समझ लेगा। नरेन बोलता है कि बड़ी अजीब हो यार तुम, मैंने तुम्हें बचाया है मगर फिर भी तुम्हें लिफ्ट भी देती है और फिर तुम मेरा ढंग से स्वागत भी नहीं कर सकती क्या? अरे मैं कौन सा चाय पानी पीने के लिए कह रहा हूँ तुमसे, कम से कम अपना घर तो दिखा ही सकती हो ना मुझे। कौन सा मैं तुम्हारा घर खा जाऊँगा, क्या पता फ्यूचर में मैं भी ऐसा ही घर बनवा लूँ। सौम्या बोलती है कि तुम्हें ऐसा घर क्यों चाहिए, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो ना? नरेन बोलता है कि अमीर हूँ लेकिन इतना भी नहीं हूँ जितना कि तुम समझ रही हो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मतलब तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ मैं, थोड़े से पैसे हैं बस मेरे पास, तुम्हारे जितने पैसे नहीं है। तो सौम्या बोलती है कि मैं तुम्हें अपना घर किसी और दिन दिखाऊंगी, अब तुम जाओ यहाँ से। तो नरेन ने भी अब ज़्यादा सौम्या से बात करना ठीक नहीं समझा। वैसे भी उसे सौम्या का बिहेवियर आज कुछ अजीब सा ही लग रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे सौम्या अपने भाई से बहुत ज़्यादा डरती है। उसने भी अपनी बाइक का हैंडल पकड़ा और फिर उसे घुमा लिया और फिर उसे थोड़ा सा धक्का लगा कर ही उस घर से बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी को देखकर तो सौम्या के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उस गाड़ी में से अशोक और सोमनाथ दोनों ही बाहर आ जाते हैं। अशोक की नज़र तो अब सौम्या पर ही टिक गई थी और फिर सौम्या ने भी जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। तो वहीं सोमनाथ ने जब नरेन को देखा तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहा कि ए लड़के, कौन हो तुम? नरेन बोलता है कि मैं नरेन पुरोहित, सौम्या का दोस्त। आप उसके भाई हो क्या? तो सौम्या का भाई एकदम गुस्से से बोलता है कि हाँ मैं ही उसका भाई हूँ, लेकिन तुम इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? नरेन बोलता है कि आपकी बहन कॉलेज के एक रूम में बंद हो गई थी, किस्मत से मैंने और वॉचमैन ने उसे बचा लिया। रात को उसे कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए मैं घर छोड़ने के लिए आ गया। इतना कहकर नरेन भी अब अपने एटीट्यूड में अपनी बाइक को खींचता हुआ वहाँ से लेकर जाने लगा। लेकिन तभी उसने अपनी बाइक पर किसी के हाथ को महसूस किया। नरेन ने भी हल्का सा पलट कर देखा तो सामने सोमनाथ काफ़ी ज़्यादा गुस्से से नरेन की बाइक को पकड़े हुए था। नरेन ने थोड़ा सा गुस्से में सोमनाथ की तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने मेरी बाइक को कैसे हाथ लगाया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक को छूने की? सौम्या का भाई भी गुस्से से बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में खड़े होकर मुझसे ही सवाल पूछ रहे हो तुम, और अपनी ये खटारा बाइक लेकर मेरे घर में आ गए, और तो और मेरी ही बहन को यहाँ तक छोड़ने की हिम्मत की है तुमने, और फिर मेरे सामने ही ऐसे खड़े होकर अकड़ दिखा रहे हो। अब तुम सोच रहे हो कि बिना मेरे सवालों के जवाब दिए तुम यहाँ से चले जाओगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। नरेन ने भी हल्का सा पलट कर गर्दन घुमाकर सौम्या की तरफ देखा तो सौम्या ने भी अपनी नजरें नीचे झुका ली थी। नरेन ने भी अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई तो सोमनाथ ने भी उसकी बाजू पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लिया और फिर सीधा सौम्या के सामने लेकर आ गया। सौम्या को देखकर बोलता है कि तो ये है तुम्हारा यार, इसके साथ तुम गुलछर्रे उड़ा रही हो, जिसके लिए तुम रात रात भर घर से गायब रहती हो, है ना? मुझे तो बस तुम्हारी भाभी ने पहले ही कहा था कि तुम घर पर नहीं रहती हो, तुम अपने यार के साथ घूमती रहती हो। अब पता चला कि तुम किसके साथ मुंह काला कर रही हो। ये सुनकर तो सौम्या आंखें फाड़े बस सोमनाथ को देखने लगती है। आज से पहले वो कभी भी घर से बाहर कभी नहीं गई थी इतनी रात को, लेकिन फिर भी उसके प्रति सोमनाथ और शांति को इतनी ज़्यादा नफरत थी कि वो मनगढ़ंत कहानियां बनाकर सौम्या को परेशान करते रहते थे। हमेशा उसके कैरेक्टर को उल्टा सीधा बोलते थे, उसे ताने मारते रहते थे। सौम्या को थोड़ी सी हैरानी तो हुई थी कि उसके भाई ने उसे
ऐसा कहा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से जानती थी कि ये तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। उसकी आंखों में भी हल्के सा पानी आ गया था। वो सोमनाथ को देखकर बोलती है कि भाई प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो, आप बस गलत समझ रहे हो हम दोनों के बारे में। इसे जानने दीजिए, ये मुझे सिर्फ घर छोड़ने के लिए ही आया था। वहीं नरेन एक नज़र सौम्या को देखता और फिर एक नज़र सोमनाथ को घूर कर देखता। आज उसे पहली बार ये महसूस हो रहा था कि जैसे शायद सौम्या कहीं ना कहीं सच में बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसका भाई सच में उसकी कोई भी परवाह नहीं करता है और उसके लिए उसकी कोई इज्जत भी मायने नहीं रखती है। इतने में ही सोमनाथ बोलता है कि इसे कैसे जाने दूँ, इसे तो मैं पुलिस के हवाले करूँगा। जब इसकी हड्डियाँ टूटेंगी ना, तब समझ में आएगा इसे इसने किसके घर में घुसने की कोशिश करी है और किसके सामने अकड़ दिखाने की कोशिश करी है। इसकी बहन के साथ इसने अपना मुंह काला किया है। सौम्या भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि कुछ तो शर्म कीजिए भैया, मैं कह रही हूँ ना कि मेरा इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं इसे नहीं जानती हूँ। यकीन नहीं आता है तो फिर कॉलेज में जाकर आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको खुद ही सच पता चल जाएगा। उसने आज बस मेरी हेल्प की है और फिर मुझे घर छोड़ने के लिए आ गया था, सिर्फ रात की वजह से। इतना कहकर उसने भी सोमनाथ का हाथ नरेन की बाजू से हटा दिया और फिर नरेन को देखकर बोलती है कि अब तुम जाओ यहाँ से। नरेन ने अभी दोनों ही भाई बहन के बीच में बोलना ठीक नहीं समझा था। वो भी अब हल्का सा पलट कर फिर से वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी सोमनाथ भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि अगर आज के बाद तू मुझे मेरी बहन के आसपास भी दिख गया ना, तो फिर सच कहता हूँ तेरी टांगे तोड़ दूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये सुनकर तो नरेन एकदम से रुक गया और उसके बिल्कुल सामने अशोक खड़ा हुआ था, जो बहुत ही गंदी नजरों से सौम्या को देख रहा था। और पीछे अशोक। सोमनाथ की बात अब नरेन को दिल पर एकदम से लग गई थी। नरेन ने भी थोड़ा सा गुस्से में पलटकर अशोक और सोमनाथ दोनों की तरफ घूर कर देखा और फिर इस वक्त नरेन की आंखें में भी एकदम से गुस्सा था। उसकी आंखें एकदम से आग उगल रही थी। एक तो जवान खून था और ऊपर से मेल ईगो भी दोनों के बीच में मिल जाते थे, तो फिर गुस्सा तो आना तय ही था। तो फिर ना चाहते हुए भी नरेन भी अपनी शर्ट की बाजू को ऊपर की तरफ चढ़ाने लगा और तभी उसकी नज़र सोमनाथ पर पड़ती है, जो कि अभी हाथ जोड़े नरेन को ही देखे जा रहा था। नरेन ने भी अपना गुस्सा सोमनाथ की तरफ देखकर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगले ही पल वो सोमनाथ और अशोक को देखकर बोलता है कि पूरी बात का ना पता हो ना तो फिर भौंकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर अंजाम बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, समझे तुम लोग। इतना कहकर नरेन चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सोमनाथ ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि कल का लौंडा हमें समझाएगा, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है। सौम्या ने भी पलटकर सोमनाथ की तरफ देखा और फिर सौम्या कुछ देर तक वहीं पर खड़ी रहती है और फिर चुपचाप से वहां से निकलकर सीधा घर के अंदर चली गई थी। तभी अशोक ने भी पीछे से कहा कि सोमनाथ, तुम्हारी बहन अब जवान हो गई है, उसकी शादी करने के बारे में क्या ख्याल है, तुमने कुछ सोचा है या फिर नहीं, क्योंकि इतनी खूबसूरत बहन का रखना खतरे से कम नहीं है। सोमनाथ भी अशोक के सारे समझ रहा था। उसने हल्का सा पलट कर अशोक की तरफ देखा और बोला कि क्या करूँगा मैं इस लड़की का, ये तब तक इस घर में है जब तक ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाती है। उसके बाद मैं इसे मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। मुझे इससे कोई वैसे भी लेना देना नहीं है। अगर किसी भी लड़की से तुझे शादी करनी है तो फिर किसी अमीर मछली को पटाना। अशोक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन नजर उसकी अभी भी सौम्या पर ही टिकी हुई थी। वहीं सौम्या सीधा अपने कमरे में आ गई थी और आकर उसने सबसे पहले दरवाजे को अंदर से बंद किया और फिर बेड पर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। आज सोमनाथ ने सौम्या के कैरेक्टर पर भी उंगली उठा दी थी। डांटा तो उसने पहले भी कई बार था उसे, लेकिन कभी भी उसे कैरेक्टर लेस नहीं कहा था, उसके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाई थी और आज ये कसर भी उसने पूरी कर दी थी। सौम्या फिर फर्श पर आकर बैठ जाती है और ऐसे ही बैठे बैठे रोती रहती है। करीब 1 घंटा बीत गया था, लेकिन किसी ने भी सौम्या की सुध नहीं ली थी। किसी को भी घर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता था सौम्या के जीने या फिर मरने से। सौम्या खाना खाती है या नहीं खाती है, वो रो रही है या जी रही है, वो अपने कॉलेज की फीस कैसे भरती है, किसी को भी इससे कोई भी मतलब नहीं था। वो कैसे जाती है, कैसे घर आती है, सोमनाथ की नज़र तो बस अपनी प्रॉपर्टी पर ही टिकी रहती थी, जिसका हिस्से का एक टुकड़ा भी वो सौम्या को नहीं देने वाला था। उसकी लालच ही उसको इस तरह से गिरा चुकी थी। तो वहीं सौम्या भी ऐसे ही रोते रोते फर्श पर ही लेट गई थी और तभी सौम्या ने अपने बालों पर हाथ महसूस किया। सौम्या एकदम से डर गई थी और कमरे में अंधेरा भी बहुत ज्यादा था। उसे नहीं पता था कि उसके कमरे में इस वक्त कौन है। उसे इस वक्त एक आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी। सौम्या ने थोड़े से गुस्से में उसके सीने पर अपना हाथ रखा और उसे जोर से धक्का देते हुए
हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलती है कि खबरदार अशोक, अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की तुमने, मेरे साथ कुछ भी गलत किया ना, तो मैं सच कहती हूँ ज़हर खा लूँगी, मर जाऊँगी, अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। इसीलिए बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ तुम, चले जाओ यहाँ पर। लेकिन वो आदमी सौम्य की दोनों ही बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था, लगातार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। सौम्या लगातार उस आदमी को मारे जा रही थी और खुद से उसे दूर कर रही थी। तभी उस आदमी ने सौम्या को दीवार से जाकर लगा दिया और फिर एकदम से लाइट ऑन हो गई। वो आदमी कोई और नहीं था, नरेन था, जो कि अभी सौम्या को जबरदस्ती अपने तरफ खींच रहा था। नरेन को देखकर सौम्या पहले तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बाहें नरेन पर लपेट दी थी और फिर सुबक सुबक कर रोने लगी थी। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। नरेन ने भी सौम्या पर अपनी पकड़ पूरी तरीके से कसी हुई थी और फिर उसके बालों को सहलाते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि ये तुम्हारा सगा भाई नहीं है ना। सौम्या ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मेरे पापा ने 2 शादी की थी और ये उन्हीं का ही बेटा है। भाई की माँ की डेथ होने के बाद पापा ने मेरी माँ से शादी कर ली थी और फिर एक एक्सीडेंट में मेरे माँ पापा दोनों ही चल बसे और आज मैं अनाथ हो गई हूँ। जब से मेरे भाई ने ना मेरा जीना हराम किया हुआ है, मुझे हर रोज परेशान करता है। मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। इसीलिए सोचती हूँ कि बस पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ तो हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर चली जाऊँगी। इतना कहकर वो अब और जोर जोर से रोने लगती है। उसका दर्द अब उसके आंसुओं से बाहर आ रहा था। तो वहीं नरेन सौम्या पर अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है कि शांत हो जाओ सौम्या, रोना बंद करो तुम। देखो देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सौम्या भी अब नरेन से थोड़ा सा दूर हुई और फिर उसकी तरफ देखकर बोलती है कि तुम घर में कैसे आ गए। नरेन ने बोला कि खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कि खिड़की से आ गया मैं। सौम्या बोलती है कि अच्छा, और क्यों आए हो तुम इतनी रात को मेरे कमरे में। नरेन अब एकदम से चुप हो गया था। उसे सौम्या की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। जब से उसने सोमनाथ का रवैया सौम्या के लिए देखा था, उसे से भी रहा नहीं गया और वो सौम्या से दोबारा से मिलने के लिए उसके कमरे में खिड़की से आ गया। और वो अच्छे से जानता भी था कि अगर सामने से आएगा तो फिर सौम्या उसे फिर से जली कुटी सुनाएगी और उसे फिर से वहां से जाने के लिए कह देगी। इसीलिए वो चुपके से खिड़की से आ गया था। सौम्या ने एक बार फिर से पूछा कि वापस क्यों आए हो तुम नरेन। नरेन ने कहा कि वो बस ऐसे ही आ गया, मतलब ये तुम्हारा पेन मेरी जेब में रह गया था ना, बस इसे लौटाने के लिए आया हूँ। इतना कहकर उसने भी अपनी जेब में से एक पेन निकाला और फिर सौम्या की तरफ बढ़ा दिया। सौम्या ने भी पेन पकड़ा और फिर एक तरफ फेंक दिया और फिर नरेन की आंखों में देखकर बोलती है कि सच बताओ, सच बताओ नरेन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को। नरेन बोलता है कि देखो यार, प्यार तो मैं तुमसे करता नहीं हूँ, ये तो सोच भी मत लेना तुम कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पसंद भी मैं तुम्हें नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है जो नरेन पुरोहित को अपनी तरफ खींच ले या फिर मैं तुम्हें पसंद कर लूँ। लेकिन तुम्हारी टेंशन बहुत ज्यादा हो रही थी मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया तुमसे मिलने के लिए। सौम्या बोलती है कि मेरी टेंशन मत लिया करो तुम, कोई भी जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। अब जाओ यहाँ से, अपने प्रोजेक्ट पर कंसंट्रेट करो, मेरी जिंदगी तो बस ऐसे ही चलती रहेगी। नरेन बोलता है कि चला जाऊंगा, पहले ये बताओ कि तुमने कुछ खाया है या फिर नहीं खाया है। तो सौम्या फिर से रोने लगती है। तो नरेन ने कहा कि क्यों रो रही हो तुम। सौम्या बोलती है कि आज से पहले किसी ने भी मुझसे ऐसे नहीं पूछा है खाने के लिए। तो नरेन ने जेब में से फिर से 2-3 चॉकलेट निकाली और फिर सौम्या की तरफ बढ़ाते हुए बहुत प्यार से कहा कि ये लो, अभी फिलहाल के लिए इसी से ही काम चला लो, मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम जितना जल्दी चॉकलेट खाओगी ना, उतनी ही जल्दी सो भी जाओगी और उतनी ही जल्दी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सौम्या कुछ देर तक तो अब नरेन को बहुत ही प्यार से देखती रहती है और शायद अब उनके प्यार की शुरुआत हो चुकी थी और सौम्या ने भी चुपचाप से चॉकलेट खा ली थी और नरेन जो सौम्या को लेकर सीधा बेड की तरफ आ गया था। सौम्या भी अब बेड पर आराम से लेट गई थी। नरेन ने उसे बहुत ही अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर नरेन भी सौम्या के बालों को हल्का हल्का सा सहला रहा था। सौम्या की आंखें लग जाती हैं और वो सोने लगती है। नरेन ने भी अब कमरे में नजर घुमाकर देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि सौम्या के कमरे में ज्यादा कुछ भी नहीं था और उसका कमरा ज्यादा अच्छा तो नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे नौकर का कमरा है। देख कर ही ये पता चल रहा था कि सौम्या की इस घर में कोई भी इज्जत नहीं और वो इस घर में किस तरह से रखी जाती है, कोई उसे कुछ भी नहीं समझता है। जब नरेन को महसूस हो गया कि सौम्या सो गई है तो उसने भी अब छूकर सौम्या के माथे को प्यार से चूम लिया और फिर नरेन चुपचाप से उस कमरे से निकलकर बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही सौम्या ने भी अब अपनी आंखें हल्की सी खोली और फिर अपने माथे को प्यार से छू लिया। उसके चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसी दिन से सौम्या के दिल में नरेन के लिए जगह बन गई थी और कहीं ना कहीं वो नरेन को
बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। आज से पहले उसे किसी ने भी इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा इज्जत नहीं जताया था। तो वहीं नरेन भी सौम्या से बहुत ज़्यादा लड़ता झगड़ता था। दोनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। दोनों ही हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। उसके बाद भी नरेन ने सौम्या की सिचुएशन को समझते हुए उसे संभाल लिया था। सौम्या ने भी अब अपनी आंखें प्यार से बंद कर ली और फिर गहरी नींद में आराम से सो जाती है कि तभी उसने अपनी बाजू पर किसी का हाथ महसूस किया। सौम्या एकदम से आंख खोलकर उठकर बैठ जाती है और बोलती है कि नरेन। सौम्या की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि वो हर पल बस नरेन की यादों में ही डूबी रहती थी। वो बस हमेशा हर पल नरेन को ही मिस करती थी और इसीलिए उसने अभी अभी नरेन और अपना एक और लम्हा याद कर लिया था। और फिर जब उसे किसी ने छुआ तो उसे एकदम से लगा कि शायद नरेन वापस आ गया है, लेकिन उसके सामने नरेन नहीं, संजय खड़ा हुआ था। संजय और संध्या दोनों ही इस वक्त काफी ज्यादा हैरानी से सौम्या की तरफ देख रहे थे। उन्हें तो अब अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सौम्या कुछ देर तक तो संजय और संध्या को बहुत ही हैरानी से देखती रहती है और फिर बोलती है कि आप दोनों कौन हैं। संजय बोलता है कि मैं संजय प्रताप सिंह, रुद्र का पापा, और ये मेरी बीवी है संध्या प्रताप सिंह। संध्या सौम्या के पास आई और फिर उसके बालों को पीछा करते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है कि तुम्हारी बेटी किट्टू वो हमारे घर में रहती है, वो हमारे घर की बहू बनने वाली है। सौम्या को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो थोड़ा हैरानी से संध्या की तरफ देखती रहती है। संध्या ने फिर से कहा कि तुम्हारी बेटी किट्टू की शादी हम अपने बेटे रुद्र से कर रहे हैं। ये सुनकर तो सौम्या एकदम से बोलती है कि नहीं नहीं, आप मेरी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी की शादी मत करिए। अभी तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी है, वो तो अभी पढ़ाई भी नहीं कर पा रही है, वो किसी से भी शादी नहीं करेगी। संजय और संध्या हैरानी से सौम्या की तरफ देख रहे थे। सच में सौम्या की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसे अगर कोई संभाल सकता था वो था बस नरेन। नरेन ही सौम्या को संभाल सकता था, इसके अलावा कोई भी उसे संभाल नहीं सकता था। बेशक से रुद्र उसका इलाज करवा रहा था, लेकिन शायद वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था। सौम्या को दवाइयाँ भी तभी लगती जब नरेन उसके सामने होता। नरेन के बिना सौम्या का ठीक होना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था, वरना तो दवाइयाँ उस पर असर ही नहीं कर रही थी। सौम्या की बात सुनकर तो संध्या ने भी संजय की तरफ थोड़ा हैरानी से देखा। तो संजय ने कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, नरेन भी वापस आ जाएंगे, बहुत जल्दी नरेन वापस आएंगे। सौम्या ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि फिक्र कैसे ना करूं, कैसे ना करूं मैं फिक्र, नरेन आएंगे तभी तो मैं धूमधाम से मेरी दोनों ही बेटियों की शादी करूंगी ना। ये सुनकर तो संध्या और संजय दोनों ही अब एक दूसरे को फिर से हैरानी से देखने लगे कि तभी दोनों एक साथ बोलते हैं कि दूसरी बेटी। सौम्या बोलती है कि हाँ, मेरी एक और बेटी है, इतनी सी। इतना कहकर उसने दोनों ही हाथों को छोटा सा किया और फिर उन दोनों की तरफ इशारा किया। संजय को लगा कि शायद सौम्या की दिमागी हालत की वजह से ऐसी बातें वो बोल रही है, मगर फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, जब आपके नरेन वापस आ जाएंगे ना तो फिर दूसरी बेटी की भी शादी कर देंगे। अभी आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, आपकी पहली बेटी की शादी है ना तो फिर आपका होना वहाँ पर ज़रूरी है। सौम्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मेरी बेटी की शादी तभी होगी जब नरेन वापस आ जाएंगे, तब ही होगी मेरी बेटी की शादी। संध्या और संजय दोनों ही समझ गए थे कि सौम्या को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। संजय ने भी अपने कुर्ते की जेब में से फ़ोन निकाला और फिर संध्या की तरफ देखकर कहा कि तुम इनके पास बैठो, मैं अभी आया। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तो संध्या बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? संजय बोलता है कि रुद्र को कॉल कर रहा हूँ, बुला लूँ अभी यहाँ पर उसे, शायद वही इन्हें लेकर यहाँ से जा सकता है, हम दोनों की बस की बात नहीं है। इतना कहकर वो उस कमरे से बाहर आ गया और फिर सिटिंग एरिया में बैठ गया। संजय ने भी कॉल किया और फिर रुद्र, जो कि अभी अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ था, उसने भी अपने फ़ोन को रिसीव करके कहा कि क्या हुआ है पापा, आप मुझे इतने टाइम फ़ोन कर रहे हैं? तो संजय बोलता है कि रुद्र, सौम्या को संभालना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जितना सुना था ना उससे कहीं ज़्यादा वो नरेन के लिए पूरी तरह से पागल है। और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि नरेन कैसा इंसान है जिसने इतनी अच्छी सी बीवी को छोड़कर अपना बिजनेस मुंबई में शिफ्ट कर लिया। वो कैसे इतनी अच्छी सी बीवी को छोड़कर जा सकता है? रुद्र बोलता है कि पापा, हो सकता है हम सिक्के को एक ही पहलू को देख रहे हो, दूसरे पहलू को देख ही ना रहे हो। और ये भी तो नहीं हम भूल सकते हैं ना कि सौम्या सोमनाथ की बहन है, मतलब सोमनाथ की सौतेली बहन। तो इसमें दो राय नहीं है कि सोमनाथ ने अपनी बहन की जिंदगी में जहर घोलने की पूरी कोशिश की होगी और शायद ये सब कुछ किया धिया सोमनाथ का ही हो। संजय बोलता है कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम आ जाओगे तो फिर तुम्हारी सास को ले जाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे ही रुद्र ने अपने पापा के मुंह से सास नाम सुना, उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है और दिल में भी काफी ज्यादा सुकून। फिर वो बोलता
बोलता है कि पापा मुझे आने में अभी 2 घंटे लग जाएंगे, आप देख लीजिए ना प्लीज़, थोड़ा और कोशिश कर लीजिए, आपके साथ भी आ जाएंगी वो, वैसे भी सुबह होने ही वाली है और फिर मैं सोया भी नहीं हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। संजय बोलता है कि ठीक है बेटा, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम्हारी सास आ जाए। तभी रुद्र बोलता है कि पापा चलो अब बस हो गया है, थोड़ा सा अपने हैंडसम होने का फ़ायदा तो उठाइए ना आप। ये सुनकर तो अब संजय एकदम से रुक कर अपने मोबाइल की तरफ घूर कर देख रहा था और फिर थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि अगर ये बात मुझे शुभ बोलता ना तो समझ में आती, मगर तेरे मुँह से ये बात मुझे ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पागल इंसान, कुछ भी बोलता रहता है, तुझे शर्म नहीं आती है क्या बिल्कुल भी? इतना कहकर उसने भी फ़ोन को कट कर दिया और फिर अगले ही पल दोबारा से कमरे के अंदर आ गया, जहाँ पर अभी संध्या नरेन सौम्या को संभाल रही थी। तभी अब संजय बोलता है, मिस पुरोहित, नरेन जल्द ही आ जाएंगे, क्या आप किट्टू से नहीं मिलना चाहती हैं? सौम्या बोलती है कि हाँ हाँ, बहुत जल्दी मिलना चाहती हूँ, मुझे मिलना है अपनी बेटी से, बहुत दिन हो गए हैं, वो यहाँ पर आई भी नहीं है, वही है जो मुझे दवाइयाँ देती है, मेरा ख्याल रखती है। अब तो ये नर्स दवाई देती है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती है। संध्या बोलती है कि तो फिर चलिए ना, हम आपको किट्टू से मिलवाते हैं, चलेंगी ना आप हमारे साथ अपनी किट्टू से मिलने के लिए? तो सौम्या ने भी झट से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संध्या भी संजय सौम्या को संभालते हुए दोनों ही अब फार्म हाउस से बाहर लेकर आ गए थे। अगले ही पल संध्या संजय के पास में बैठी हुई थी और संजय जो कि ड्राइव कर रहा था और पीछे सौम्या आराम से बैठे बैठे सो गई थी। संजय की नज़र बार बार फ्रंट मिरर पर ही टिक रही थी, वो बार बार न चाहते हुए भी बस सौम्या की तरफ ही देखे जा रहा था। और तभी संध्या बोलती है कि क्या बात है संजय, समधन पर नजर कुछ ज्यादा ही हो रही है आपकी, बार बार अपनी समधन से नजर ही हटा नहीं रहे आप? संजय ने भी गियर चेंज किया और फिर हल्के से मुस्कुराकर बोलता है कि अरे नहीं संध्या, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, समझे तुम? लेकिन हाँ, मानना पड़ेगा, सौम्या को देखकर लगता नहीं है कि इसकी जवान दो दो बेटियां होंगी। संध्या ने भी हल्के से मुस्कुराकर संजय की तरफ देखा और कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं? सौम्या ने खुद को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। संजय ने भी हल्के से मुस्कुराकर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला कि अरे नहीं, भला जिस हालात में सौम्या है, इस हालत में वो क्या ही खुद को ध्यान देगी, क्या ही खुद को मेंटेन करेगी, क्या ही खुद को ऐसे इतने अच्छे से स्मार्ट तरीके से रखेगी। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि लोग प्यार में सच में पागल हो जाते हैं। प्यार में तो मैं और तुमने भी, हम दोनों ने भी प्यार किया था, लेकिन लगता है कि सौम्या के प्यार के आगे हमारा प्यार थोड़ा सा फीका है। देखा ना तुमने, जैसे ही तुमने सौम्या की बाजू पकड़ी, उसे छुआ, सौम्या के मुंह से बस एक ही नाम निकला, नरेन। संध्या और संजय दोनों ही अब सौम्या को लेकर सीधा प्रताप हाउस पहुंच चुके थे। इस वक्त रात के 4 बजे का समय हो रहा था और संध्या जो बहुत ही ज्यादा थक गई थी, वो संजय की तरफ देखकर बोलती है, बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। तो संजय ने कहा कि मुझे भी तो बहुत तेज नींद आ रही, मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ संध्या। दोनों ने ही पीछे पलट कर देखा तो सौम्या भी बहुत ही आराम से सो चुकी थी। संजय बोलता है कि संध्या उठाओ इन्हें और अंदर लेकर चलते हैं। संध्या बोलती है कि रहने देते हैं ना, कितने सुकून से सो रही हैं, आराम से सो रही हैं, तो फिर मत ही जगाते हैं इन्हें। संजय बोलता है कि तो फिर क्या ये अंदर कैसे जाएंगी, इनको क्या यहाँ पर ही छोड़ देंगे? संध्या कुछ बोलती उससे पहले ही संजय ने कहा कि ओ, तुम चाहती हो कि मैं इसे गोद में उठाकर अंदर लेकर जाऊं? ये सुनते ही संध्या ने एक जोरदार पंच संजय की बाजू पर मारा तो संजय के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और संध्या बोलती है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे तुम, तुमसे ज्यादा जवान मजबूत मेरे बेटे हैं, समझ आई बात? किसी को भी कह दूंगी ना, वो उठाकर इनको ले जाएंगे अंदर और चुपचाप से यहाँ पर ही बैठे रहिए आप। इतना कहकर संध्या भी जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरी और फिर थोड़ी देर के बाद रुद्र जो अंगड़ाई तोड़ता हुआ बाहर आया और उसने भी गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर सौम्या को अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर सीधा घर के अंदर आ जाता है। थोड़ी ही देर के बाद सौम्या भी बेड पर आराम से सो रही थी और रुद्र ने भी सौम्या को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। संजय, संध्या और रुद्र तीनों ही वहां पर खड़े हुए थे और सभी सौम्या की तरफ देख रहे थे। संजय बोलता है कि किट्टू सुबह उठेगी तो फिर अपनी माँ को देखेगी तो कितना ज़्यादा खुश हो जाएगी, उसे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अपनी माँ को यहाँ पर देखकर। संध्या बोलती है कि हाँ, खुश तो होगी वो, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि मिस्टर पुरोहित जल्द ही वापस आ जाए, मुझसे तो सौम्या की ऐसी हालत बिल्कुल भी
देखी नहीं जाती है। सच में कितनी ज़्यादा मासूम है सौम्या। तभी रुद्र भी अंगड़ाई लेकर बोलता है कि मैं तो बस सोने के लिए जा रहा हूँ माँ। इतना कहकर वो तो वहाँ से चला गया और वैसे भी जब संध्या उसे जगाने के लिए आई थी तब वो सो ही रहा था। तो वहीं संध्या बोलती है कि मैं भी अब चलती हूँ, मुझे भी ना बहुत तेज नींद आ रही है। संजय ने भी संध्या को हल्के से साइड से गले लगाया और बोला कि हाँ हाँ चलो, कल बेटे की शादी है ना, तो जल्दी उठना भी पड़ेगा। 4 रिश्तेदार आएंगे तो फिर उन लोगों को जवाब भी तो देना पड़ेगा ना कि सोनम को छोड़कर किट्टू से अपने गधे की शादी क्यों कर रहे हैं हम। हमें ना बहुत ही अच्छे से तैयार होकर रहना पड़ेगा। जैसे ही संजय ने गधा कहा वैसे ही रुद्र के चेहरे पर तो एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अगले ही पल उसने भी सौम्या को देखा और फिर वहां से चुपचाप चला गया। अगली सुबह किट्टू की जब आंखें खुलती हैं तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी और दिल में कहीं ना कहीं दुनिया भर का सुकून था। इस उम्मीद में कि आज उसके पापा घर वापस आ जाएंगे और आज उसके पापा आएंगे तो उसकी माँ से मिलेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। किट्टू को लगता था कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान है। वो नहीं जानती थी कि उसके माँ पापा का डाइवोर्स क्यों हुआ था। वो नहीं जानती थी कि आज तक उसके पापा उसकी माँ से मिलने के लिए क्यों नहीं आए थे। आखिरकार उसके पापा उसकी माँ को छोड़कर क्यों चले गए थे। अपनी मासूमियत के चलते बस वो अपने पापा का इंतजार कर रही थी। वो भी अब कमरे में बैठी हुई थी और तभी उसके कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुलता है। उसकी नज़र कमरे के दरवाजे पर गई तो रुद्र वहां पर खड़ा हुआ था। रुद्र को देखकर किट्टू के चेहरे की मुस्कुराहट अब एकदम से गायब हो गई थी और उसे फिर से डर लगने लगा था। रुद्र उसके कमरे के अंदर आता था तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब तो बेचारी को रुद्र को हमेशा के लिए झेलना ही पड़ता। तो किट्टू भी बस अभी रुद्र की तरफ ही देखे जा रही थी। वो उसके बोलने का इंतजार कर रही थी कि रुद्र अब उससे क्या बोलेगा कि तभी रुद्र बोलता है कि तुम्हारी माँ घर पर आ गई है। और ये सुनकर तो किट्टू की आंखें हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया। वो एकदम से बेड पर खड़े हो जाती है और फिर बोलती है कि क्या क्या आप सच कह रहे हैं सर? क्या सच में माँ आ गई है? रुद्र बोलता है कि हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। कल रात माँ पापा तुम्हारी माँ को लेकर यहाँ पर आ गए थे। जाओ मिल लो जाकर अपनी माँ से, तुम्हारी माँ घर पर ही है। किट्टू काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बोलती है कि सर आप ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ही ज़्यादा। आपने पूरी प्लानिंग की है मेरे मम्मी पापा को मिलवाने के लिए। आप ना मिलवा कर ही रहोगे मेरे मम्मी पापा को। थैंक यू सर। काश काश मुझे पहले ही मिल जाते आप, तो मैं ना पहले ही आपसे शादी कर लेती। मुझे पता होता ना कि आप इतने अच्छे हो तो फिर सच में मैं आपको कभी भी मन ही मन गाली नहीं देती, कभी भी आपके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलती। रुद्र हैरानी से बस किट्टू की तरफ ही देखे जा रहा था और किट्टू खुशी में कुछ ना कुछ तो बस ऐसे ही बोले जा रही थी। रुद्र एकदम से बोलता है कि तुम मुझे मन ही मन गाली देती हो। यह सुनकर तो किट्टू अब एकदम से सहम गई थी। उसे अब जाकर समझ में आ गया कि उसने फ्लो में अभी रुद्र के सामने क्या बोल दिया है। किट्टू ने भी हल्के से ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोली कि नहीं सर, नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो बस ऐसे ही। रुद्र कमरे के अंदर आ गया और फिर किट्टू जो अभी भी बेड पर ही खड़ी हुई थी और रुद्र भी अपने हाथ बांधे बस उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। फिर वो बोलता है कि अभी अभी तुमने खुद ही कहा है कि तुम मुझे मन ही मन गाली देती हो, मुझे उल्टा सीधा बोलती हो कि मैं तुम्हें खा जाने के लिए दौड़ता हूँ। किट्टू की आंखें तो हल्की सी अब नम हो गई थी। रुद्र ने बेशक से ये बात बहुत ही प्यार से पूछी थी, लेकिन वो जानती थी कि रुद्र का गुस्सा भी कितना ज्यादा खतरनाक है। जब जब रुद्र उसे ऐसे देखता था उसे वही पल एकदम से याद आ जाता था कि जब रुद्र ने अभी पठान को ऑफिस में मारा था। किट्टू अपने सलाइवा को गटकते हुए सर झुका लेती है और हल्की आवाज में बोलती है कि सॉरी सर, कभी कभी आप ज्यादा गुस्सा करते हो ना तो फिर मन ही मन आपको उल्टा सीधा बोल देती हूँ मैं, ऐसे कोई भी दिल से नहीं बोलती हूँ मैं। रुद्र बोलता है कि अच्छा और क्या बोलती हो तुम मन ही मन मेरे बारे में? किट्टू बोलती है कि वो कुछ भी नहीं सर। रुद्र ने हल्के से गुस्से में कहा कि अपनी माँ से मिलना है या फिर नहीं मिलना है? तो किट्टू ने अभी फिर से अपना सर झुका लिया था और फिर उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तो रुद्र ने भी अब किट्टू की बाजू पकड़ी और फिर उसे बेड से नीचे उतार लिया और फिर किट्टू जो थोड़ा सा अब और भी ज्यादा डर गई थी। रुद्र बोलता है कि अब मुझे बताओ कि तुम मुझे मन ही मन क्या कहती हो, क्या गाली देती हो तुम मुझे? किट्टू बोलती है कि यही कि आप पता नहीं खुद को क्या समझते हो, मेरी जैसी मासूम सी लड़की पर आपको जरा सा भी तरस नहीं आता है। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, आप हमेशा गुस्सा करते रहते हो, मुझे बहुत ज़्यादा डांटते रहते हो। आपके डांटने की वजह से ही मैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। रुद्र के चेहरे पर तो अब एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बहुत ही प्यार से बोलता है कि आज के बाद मुझे मन ही मन गाली मत देना, समझे तुम? जो भी बोलना है मेरे मुंह पर आकर बोलना, मैं अपने बारे में उल्टा सीधा सुनने की हिम्मत रखता हूँ। किट्टू ने अब थोड़ा सा सिर उठाकर भी नहीं देखा था, बस हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन मटका दी। रुद्र ने भी अब अपनी एक ऐब्रो चढ़ाकर किट्टू की तरफ देखा और कहा कि मतलब तुम मुझे
मुझे अब मेरे मुँह पर ही आकर गाली दोगी, है ना? किट्टू ने अब एकदम से रुद्र की तरफ हैरानी से देखा और फिर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अरे! नहीं, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर, मैं आपको गाली नहीं दूँगी, कभी भी नहीं दूँगी। आप तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपने मेरी माँ को भी यहाँ पर लेकर आए, मेरे पापा को भी लेकर आ जाएँगे, फिर मेरी भी अपनी एक हैप्पी फैमिली होगी और फिर मैं भी ना ब्रांडेड कपड़े पहनूँगी, हमेशा कार में घूमूँगी। रुद्र भी अब किट्टू की तरफ ही देखे जा रहा था। सच में किट्टू मन ही मन बहुत सारे सपने को पाल रख रही थी और वो सारे सपने बस इसीलिए ही रुके थे क्योंकि वो अपने पापा का इंतज़ार कर रही थी। उसके मन में बहुत सारे सपने थे अपनी ज़िंदगी को जीने के। एक बार फिर से रुद्र गिल्ट में चला गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि मिस्टर नरेन उसके मेल का रिप्लाई करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोलता है कि अच्छा तो तुम जाओ अपनी माँ के पास, अब वो भी तुम्हें से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है, जाओ अपनी माँ से मिल लो जाकर। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर एकदम से तेज कदमों के साथ वहाँ से जाने को हुई कि तभी रुद्र बोलता है कि अरे आराम से जाओ। रुद्र ने भी इतना ही कहा था कि तभी किट्टू का पैर दरवाजे से जा लगा और फिर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वो किट्टू के पास आ गया और फिर उसे देखने लगता है तो किट्टू भी अपना घुटना रब कर रही थी और फिर रुद्र बोलता है कि कहा था ना कि आराम से जाओ, इतनी भी क्या जल्दी मची रहती है तुम्हें, इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो जाती हो तुम? किट्टू ने धीरे से कहा कि सॉरी सर, अब मैं जाऊं? तो रुद्र बोलता है कि ज़्यादा लगी तो नहीं, ज़्यादा तो चोट नहीं लगी है ना? किट्टू ने बस ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर से वहाँ से चली गई। किट्टू सीधा जल्दी जल्दी से अब अपने माँ के कमरे की तरफ गई थी। हालांकि उसके पैर में सच में बहुत तेज चोट लग गई थी लेकिन फिलहाल के लिए वो अपनी माँ को देखने के लिए एक्साइटमेंट में उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो सारी चोट भी अपनी भूल गई थी। किट्टू जैसे ही सौम्या के कमरे में गई तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं सौम्या वो अभी संध्या के पास में बैठी हुई थी और आपस में बातें कर रही थी। वो दोनों इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। सौम्या ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। किट्टू भी सीधा जाकर सौम्या के गले लग गई और फिर सौम्या ने भी किट्टू को अपनी बाहों में भर लिया और उसे प्यार से चूम लिया और फिर उसे बहुत ही प्यार से धीरे से बोलती है कि तू शादी कर रही है, तेरी शादी बहुत ही बड़े खानदान में हो रही है ना? सच में रुद्र बहुत ही अच्छा लड़का है। किट्टू बोलती है कि आपको किसने बताया माँ? सौम्या ने भी संध्या की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये तेरी सास है ना, इसी ने ही बताया है मुझे। किट्टू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलती है कि माँ आपको पता है मेरी शादी में पापा भी आएंगे, सच में पापा बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। ये सुनकर तो सौम्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और वो एक्साइटेड होकर बोलती है कि सच में तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी में आएंगे? इतना कहकर उसने संध्या की तरफ देखा और बोली कि बताइए ना कि किट्टू के पापा भी शादी में आएंगे? क्या सच में ये सच बोल रही है, मेरे नरेन शादी में आएंगे? संध्या को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। उसे नहीं पता था कि नरेन सच में शादी में आएगा या फिर नहीं आएगा। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े रुद्र पर पड़ती है। रुद्र उसे तो खुद भी नहीं पता था कि वो अब क्या ही कर रहा है किट्टू के साथ। वो भी अब कमरे के अंदर आ जाता है और फिर उसने किट्टू की बाजू पकड़ी और फिर उसे लेकर एक तरफ एक कोने में आ गया। किट्टू रुद्र की तरफ हैरानी से देख रही थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इतने में ही रुद्र ने अब किट्टू की तरफ देखा और कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पापा का आना पक्का नहीं है अभी, मगर फिर भी तुम अपनी माँ को झूठी तसल्ली दे रही हो, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम अपनी माँ के साथ? किट्टू हैरानी से रुद्र की तरफ देख रही थी और फिर अगले ही पल वो नम आंखों से बोलती है कि आपने ही तो कहा था कि पापा आएंगे शादी में। रुद्र बोलता है कि मैंने पक्का नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मैंने तुम्हारे पापा को बहुत सारे मेल भेजे हैं और तुम्हारे पापा ने रिप्लाई भी किया है। अगर वो नहीं आए तो फिर तुम्हारी माँ का दिल तो फिर से टूट जाएगा ना, फिर से उनका दिल टूट जाएगा। किट्टू तुम इतनी छोटी नहीं हो कि बातों को समझ ना सको, बल्कि तुम तो उम्र से ज़्यादा समझदार भी हो गई हो, तो फिर क्यों नहीं समझती हो? अपनी माँ को झूठी तसल्ली मत दो, तुमसे थोड़ी समझदारी की उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ ना। किट्टू ने भी हल्का सा पलट कर अपनी माँ की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अभी बड़ी सी मुस्कुराहट थी। किट्टू धीरे से बोलती है कि आप कुछ भी करके बस पापा को शादी में लेकर आ जाइए ना सर प्लीज़। मम्मी पापा मेरा कन्यादान भी कर लेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी। रुद्र इन चीज़ों में बस फंसता जा रहा था। वो बोलता है कि किट्टू प्लीज़ मेरी बातों को सुनो और समझने की कोशिश करो। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे पापा को तुमसे मिलवा कर ही रहूँगा, तो मैं अपना वादा पूरा करूँगा कुछ भी करके, लेकिन उसके लिए टाइम भी तो चाहिए ना मुझे। मैं जितना कर सकता हूँ उससे
उससे कहीं ज़्यादा कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम फिलहाल के लिए बस अपनी माँ को संभाल लो। समझ गई ना तुम? किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र ने भी किट्टू की बाजू छोड़ दी। किट्टू वापस नहीं गई थी, वहीं कमरे के कोने में ही खड़ी रहती है। फिर उसने एक नज़र रुद्र की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा कि आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं सर? रुद्र के दिल में तो अब एक अजीब सी धक हो जाती है। वो किट्टू से नज़र चुराकर बोलता है कि मेरी मर्जी, अब जाओ तुम अपनी माँ को संभालो, अब ज़्यादा सवाल मत करो मुझसे। किट्टू ने भी बस अब दूसरा सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि रुद्र उसे कैसे जवाब देगा। वो वापस से पलटकर अपनी माँ के पास में आ गई। सौम्य बोलती है कि नरेन आएंगे ना, बताना नरेन आएंगे। किट्टू बोलती है कि माँ आप तो जानती ही हो ना पापा का बिजनेस कितना बड़ा है, फाइनल हो जाएगा ना तो उन्हें 30 करोड़ का फायदा होगा। उन्होंने मुझे खुद ही बताया था, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। और किट्टू बोलती है कि माँ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर वो शादी में जरूर आ जाएंगे। ये कहते हुए किट्टू की आंखों में भी पानी आ गया था। और ये संध्या ने भी एक नज़र रुद्र की तरफ देखा और फिर रुद्र को भी खुद नहीं पता था कि अभी वो क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है या फिर गलत। उसे भी अब बहुत ज़्यादा खुद के लिए गुस्सा आ रहा था और किट्टू के लिए बुरा लग रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या होने वाला है कल के एपिसोड में? क्या सच में नरेन आएगा किट्टू और रुद्र की शादी में? और आएगा तो फिर क्या होगा आगे इस कहानी में, देखने के लिए देखते